राधे राधे दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारी पूरी टीम ने मेरिट मंत्रा अकेडमी की पूरी टीम ने आपके लिए महा मैराथन क्लासेस बनाई हैं। उसमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले, जैसे हिंदी की, इंग्लिश की क्लासेस में। और जो मैंने आपके लिए बनाई थी पॉलिटिकल साइंस की महा मैराथन क्लास, उसमें से भी मैं आपको उसका पेपर, जो आज का पेपर, उसका सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ। तो इसमें हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की महा मैराथन क्लास से आए, यानी कि अब की बार 90 बार। मतलब आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो महा मैराथन पॉलिटिकल साइंस की आई थी, राजनीति विज्ञान की, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से आप लोगों के लिए, यानी काफ़ी सारे करेक्ट होंगे। जिन्होंने हमारी मेरिट जो पॉलिटिकल साइंस की महा मैराथन क्लास देखी है उनको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारी इस मैराथन क्लास से आए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आया था, बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों ने सोवियत संघ को कब भंग कर दिया। मतलब जो बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों ने सोवियत संघ को कब भंग कर दिया। मतलब क्वेश्चन है कि सोवियत संघ को कब भंग कर दिया गया। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन नंबर जो था 1989, 1991, 1993 और 1995। हमने देखा था, जो मैंने करवाया था आपको, उसमें ये देखो, इसमें लिखा हुआ है सोवियत संघ का विघटन डैश हुआ। इसमें मैंने कराया था आपको कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991। कब? 25 दिसंबर 1991। यहाँ पे क्या है? एक है। यहाँ पे क्या है? एक है। 1991, 25 दिसंबर 1991 है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, दक्षेश का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ। तो दक्षेश का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था और इसके बारे में पूरी डिटेल बताई थी, इसकी स्थापना कब हुई वगैरह और इसका पूरा नाम। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको कराया था दक्षेश का पहला सम्मेलन। तो देखो, दक्षेश सार्क के पहले सम्मेलन ढाका। कहाँ पे? ढाका। ढाका कहाँ पे आता है? बांग्लादेश में। तो में दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेश के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कब किए। तो हस्ताक्षर यानी स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1985 में। और जो दक्षेश के सार्क के पहले सम्मेलन कहाँ? ढाका में, बांग्लादेश। तो यही क्वेश्चन आपका पीछे है कि दक्षेश का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ। तो कहाँ हुआ था? ढाका, बांग्लादेश में इसका राइट आंसर। तो ये हमने देखा कि मैंने हमारी क्लास में मैंने आपको ये करवाया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग स्थगित है। तो ये भी हमने देखा था। इसका आंसर हमने देखा था, क्या था? न्याय परिषद। क्या देखा था? न्याय परिषद। देखो, देखते हैं कि हम कहाँ पे करवाया था मैंने आपको। तो ये देखो, क्या करवाया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अंग जिसकी वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं है, वह कौन सा है। तो कौन सा था? न्याय परिषद। कौन सा? न्याय परिषद था, जिसके बारे में लिखा भी था कि समाप्त कब हुआ था, इसको भंग कब किया गया था। मतलब 1 नवंबर 1994 को। कब? 1 नवंबर 1994 को क्या किया? न्याय परिषद को समाप्त कर दिया गया। यहीं पे ये क्वेश्चन था कि कौन सा अंग स्थगित मतलब समाप्त संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो कौन सा? न्याय परिषद। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो पेपर में आपको देखने को मिला था, क्या था कि जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं को कहते हैं, क्या कहते हैं? शरणार्थी कहते हैं। क्या? शरणार्थी। ये मैंने आपको कराया था। क्या? ये देखना, शरणार्थियों से आप क्या समझते हैं। तो शरणार्थियों से क्या समझते हैं, मैंने यहाँ पे करवाया था आपको कि वे नागरिक जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? शरणार्थी कहलाते हैं। करवाया था। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि इसमें आपको दे दिया है कि जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा और अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वो शरणार्थी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि जो पेपर में आया था, जो हमारी महा मैराथन क्लास से आया था, वो कौन सा है?
कि मैकडोनाल्डीकरण, क्या मैकडोनाल्डीकरण शब्द किस देश की ओर इंगित करता है। तो किस देश की ओर इंगित करता है ये मैंने आपको करवाया था। तो मैंने इसमें आपको अति लघुत्रात्मक में करवाया था कि मैकडोनाल्डीकरण क्या है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि विभिन्न संस्कृतियां अपने को प्रभुत्वशाली अमेरिकी पर ढालने पर लगी। अमेरिकी मतलब अमेरिका, तो इसका क्या हो जाएगा अमेरिका। तो जिससे विश्व की सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे समाप्त हो जा रही है, जिससे समूची मानवता को खतरा पैदा हो गया है। यह संस्कृति का नकारात्मक प्रभाव था। मतलब क्या कि पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया जा रहा है, मतलब अमेरिकी। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है कि अमेरिकी पर ढालने लगे, प्रभुत्वशाली अमेरिकी पर ढालने लगे। तो इसका आंसर क्या होगा मैकडोनाल्डीकरण का। इसका आंसर होगा अमेरिका, क्या अमेरिका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा अगला वो क्या है, वो है कि वैश्विक ताप वृद्धि में निम्न में से किस गैस की भूमिका नहीं है। तो किस गैस की भूमिका नहीं है, तो वो है हमारे कौन सी है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन आ जाएगा, क्योंकि अब देखिए मैंने पीछे कराया था आपको यही क्वेश्चन, क्या कि वैश्विक ताप वृद्धि के लिए कौन सी गैसों को उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो कौन सी गैस थी वो, कार्बन डाइऑक्साइड थी, CO2, मीथेन थी, CH4 और कौन सी थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें आपको पीछे यही गैसें देखने को मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ये क्या है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये सारी क्या ये वैश्विक ताप वृद्धि में क्या वैश्विक ताप वृद्धि को नुकसान पहुंचाती है, यानी क्या ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। और ऑक्सीजन क्या है वो नहीं पहुंचाती है। तो इसमें किसकी भूमिका नहीं है, ऑक्सीजन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया। तो कब किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन, कब किया गया 1953 में। कब 1953 में। कि जो राज्य उनका निर्माण किस आधार पर होगा, भाषा के आधार पर होगा। ये किस में बात कही गई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग में 1953 में। जो मैंने आपको बताया था जिसका क्वेश्चन ये देखो, ये का यही कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी, सन 1953 में। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जब मैंने महामैराथन क्लास करवाई थी तब। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है भारतीय जनसंघ का गठन हुआ। तो भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ, तो कब हुआ था, तो भारतीय जनसंघ का गठन हुआ था 1951 में। कौन थे इसके नेतृत्व करता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जो क्वेश्चन मैंने आपको देख लो आगे इसमें करवाया हुआ है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई। तो कब हुई 1951 में। कब हुई थी 1951 में। और जो थे वो कौन थे हमारे नेतृत्वकर्ता, यानी इसके प्रमुख वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसके अलग से मतलब पूरा टॉपिक समझाया था भारतीय जनसंघ के बारे में। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव क्या किया, तैयार किया, जिसे वह है। तो वह क्या कहलाता है, जो 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का जो प्रस्ताव तैयार किया था संयुक्त, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बॉम्बे प्लान। क्या कहा जाता है, बॉम्बे प्लान। ये देखो ये क्वेश्चन मैं आपको कराया था कि 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बॉम्बे प्लान। तो उसका आंसर क्या था हमारे, बॉम्बे प्लान उसका आंसर था। क्या था, इसका आंसर था हमारे बॉम्बे प्लान, ऑप्शन द। ठीक है, यानी जिन बच्चों ने हमारी महामैराथन क्लासेस देखी है उनके तो 90 पार, मतलब उनके इतने सारे क्वेश्चंस राइट गए हैं, मतलब सही हुए हैं। तो अब अगली बार हमारी जो आने वाली क्लासेस हैं वो भी है हमारी हिस्ट्री की क्लास आएगी, और हिस्ट्री की महामैराथन क्लास आएगी, हिंदी साहित्य की महामैराथन क्लास आएगी। तो अब जो आपने अभी इन पेपरों में किया है कि हमारी क्लासेस को ढंग से नहीं देखा है और ऐसे ही समझ लिया था कि हाँ यानी इनमें से तो कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो आप देख लीजिए आपको हिंदी में, पॉलिटिकल में, इंग्लिश में, इनमें क्या देखने को मिले हमारे बताए हुए क्वेश्चंस जो पेपर में आए बोर्ड में। तो आप अगली बार चूकिएगा मत और आपको हिस्ट्री और हिंदी साहित्य क्लासेस देखने को मिलेगी महामैराथन, उनको पूरी रेगुलर लीजिएगा, यानी बिना स्किप करे हुए देखिएगा उसे, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके और 90 पार आपके मार्क्स आ सकें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है विकास के उदारवादी पूंजीवादी मॉडल का समर्थक देश है।
तो पूंजीवादी मॉडल का समर्थक देश कौन सा है? उदारवादी का। कौन सा था? अमेरिका, जो मैंने आपको बताया था, क्या था? अमेरिका। देखिए इसमें है कि विकास के 2 मॉडल कौन कौन से बताए थे? उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, समाजवादी मॉडल बताया था। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में लागू हुआ था। कहाँ पे? अमेरिका और पश्चिमी यूरोप। मेन क्या है? अमेरिका, जिसमें खुली अर्थव्यवस्था और निजीकरण पर क्या दिया गया था? जोर दिया गया था। तो क्या हो गया इसका आंसर? अमेरिका। क्या था? अमेरिका। देखो पीछे क्या लिखा हुआ है? रूस, चीन, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अमेरिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो आया है कि गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार थे। कौन थे गैर कांग्रेस के रणनीतिकार? इसका मैंने आपको आंसर यानी जो करवाए थे क्वेश्चन आंसर, उसमें करवाया था राम मनोहर लोहिया। क्या करवाया था? राम मनोहर लोहिया थे गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार। मतलब उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा भी किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने। जैसे देखना अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया किसने? राम मनोहर लोहिया ने। देखो करवा रखा है राम मनोहर लोहिया। यही थे इसके क्या बोलते हैं? नेतृत्वकर्ता यानी रणनीतिकार। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम मनोहर लोहिया। जिन्होंने हमारी क्लासें देखी, जिन्होंने हमारे क्लासेस देखकर आंसर लिखे हैं, तो उनके तो मज़े ही मज़े हैं, मतलब क्योंकि उनकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों वो है कि 12 जून 1975 को किस न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक घोषित किया? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था महामैराथन पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। क्या था इसका आंसर? इसका आंसर था इलाहाबाद उच्च न्यायालय। क्या? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। देखते हैं इसका आंसर जो मैंने करवाया था आप लोगों को। ये देखो करवाया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक घोषित कर दिया। इसमें मैंने आपको लिखवाया था कि 12 जून 1975 के चुनाव मतलब आपातकाल को यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यानी चुनाव को 12 जून 1975 के चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कौन थे? जगमोहन सिन्हा ने क्या कर दिया? इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक घोषित कर दिया। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, यही क्वेश्चन यहाँ पे आया है। तो जिन्होंने किया क्लास देख के किया उनके तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। और जिन्होंने नहीं किया, जिनको आता है वो तो कर सकते हैं, पर जिनको नहीं आता था और जिन्होंने ये क्लास नहीं देखी तो बस फिर तो उन्होंने क्या कर दिया? आंसर ही गलत कर दिए होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 1965 से पूर्व भारत में किस राज्य के मुखिया का पदनाम प्रधानमंत्री था? तो किस राज्य के मुखिया का पदनाम प्रधानमंत्री था? तो ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। तो इसमें क्या था? जम्मू कश्मीर। क्या? जम्मू कश्मीर। देखिए नेक्स्ट पीडीएफ इसमें क्या है? इसमें है ये देखिएगा कि लिखा हुआ है कि मार्च 1948 में वे राज्य के प्रधानमंत्री, ये इसको छोड़िए, देखो उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री क्या था? उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। कहाँ पर? हम कहाँ की बात कर रहे हैं? तो कहाँ की बात कर रहे हैं हम? देखिएगा हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर मामले की। तो इसमें क्या है कि उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। यही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिला है। जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 1975 में सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? यही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। इसका आंसर था हमारे ये देखिए 22वां। कौन सा? 22वां। इसमें मैंने कराया था कि सिक्किम को भारत का कौन से नंबर का राज्य बनाया गया। तो इसमें मैंने देखो राइट लगा रखा है 22वां राज्य। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 लगा रखा है। ये पेपर में आया आपके कि कौन सा राज्य बनाया गया। तो आंसर क्या है इसका? 22वां राज्य बनाया गया था सिक्किम को भारत का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है रिक्तिस्थान। जो आपके पेपर में आए थे भी रिक्तिस्थान उनकी पूर्ति। तो रिक्तिस्थान में कौन कौन से आए हुए हैं? तो देखिए 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में क्रांति हुई। तो कौन सी क्रांति हुई थी? ये मैंने आपको करवाया था। क्या है आंसर है इसका? चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई? तो कब हुई थी? 1949 में। कब हुई? 1949 में। अभी यहाँ पे क्या पूछा है कि 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में डैश क्रांति हुई। तो कौन सी क्रांति हुई? इसमें क्या लिखा हुआ है? साम्यवादी क्रांति। तो इसका आंसर क्या था हमारा? इसका आंसर हमारा आ जाएगा साम्यवादी क्रांति। क्या? साम्यवादी क्रांति इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है रासायनिक हथियार
रासायनिक हथियार सम्मेलन में हस्ताक्षर डैश में हुई। तो कब हुई थी ये संधि और हस्ताक्षर कितने देशों ने किए थे? तो इसमें क्या आएगा आंसर? इसमें आएगा कि रासायनिक हथियार संधि CWC, कौन सी रासायनिक हथियार संधि CWC कब व कितने देशों के बीच हुई? तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कब हुई थी, 1992 में हुई थी। और कितने देशों के बीच हुई थी? तो 181 देशों के बीच क्या हुई थी? ये रासायनिक हथियार संधि CWC क्या हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है वर्ल्ड सोशल फोरम। क्या है? वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक सन डैश में ब्राज़ील में आयोजित हुई। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। क्या था ये इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ये देखो कब हुई थी, 2001 में। इसमें देखो वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में पोर्टो अल्गेरे में हुई थी। और ये कहाँ स्थित है? ब्राज़ील में। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। यहाँ पे कहाँ पे स्थित है? ब्राज़ील में। और जो वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक हुई थी, कौन सी? चौथी बैठक। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि चौथी बैठक कब हुई थी। चौथी बैठक हुई थी 2004 में। कब हुई थी? 2004 में। इसके बारे में मैंने बताया था और आपके क्वेश्चन आए पहली बैठक के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सन कब हुई थी? 2001 में। कब? 2001 में ब्राज़ील में आयोजित हुई। और ब्राज़ील के कहाँ पे हुई थी? पोर्टो अल्गेरे शहर में हुई थी, आयोजित हुई थी। जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्वतंत्रता के बाद अधिकांश रजवाड़ों ने भारत के साथ डैश का दस्तावेज हस्ताक्षर किए। तो कौन सा दस्तावेज था जिन्होंने रजवाड़ों ने भारत में सम्मिलित होने पर जो सहमति पत्र था उस पर हस्ताक्षर किए थे? कौन सा था? सहमति पत्र, जिसे क्या कहा गया? सहमति पत्र था, जिसे क्या कहा गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या कहा गया? ये देखो मैंने इसको करवाया था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया था। रजवाड़ों के शासक भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक सहमति, कौन सा? सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते थे, उसे क्या कहा जाता था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आ गया। यानी क्या था? सहमति पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का दस्तावेज हस्ताक्षर किए थे। किन्होंने? अधिकांश रजवाड़ों ने भारत के साथ सहमति पत्र पर। ठीक है। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन सन डैश में हुआ। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? ये पूछा है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था कि कब हुआ था। देखो तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, देखो किस वर्ष गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में संपन्न हुआ? ये क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। तो कब हुआ था? बेलग्रेड में 1961 में। कब? 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। और यहाँ पे देखो आप, यही क्वेश्चन आया, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन सन में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था ये क्या था? मंडल आयोग का अध्यक्ष डैश को बनाया गया। तो मंडल आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो नेक्स्ट जो हमारा है ये देखो क्या है कि मंडल आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया। इसमें लिखा हुआ है कि 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। कौन थे? बीपी मंडल थे। मतलब इसका आंसर क्या है हमारा? बीपी मंडल। इसका आंसर था हमारा मंडल आयोग के अध्यक्ष का बीपी मंडल, यानी बिंदेश्वरी। कौन? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। क्या थे? बीपी मंडल मतलब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल क्या था? इनका नाम था, जो क्या थे? मंडल आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में आया हुआ है और हमारी मैराथन क्लास में हमने देखा था। तो कौन सा है? आसियान शैली क्या है और संक्षेप में लिखिए। तो आसियान शैली क्या थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आसियान शैली क्या है। चलिए देखते क्या थी आसियान शैली। देखो कि आसियान शैली आसियान वे किसे कहा जाता है? तो क्या था कि आसियान देशों के अनौपचारिक टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति को क्या कहा जाता है? आसियान शैली कहा जाता है। देख लो क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल मैच हो रहे हैं हमारी क्लास से। जो अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि दक्षिण एशिया पद में सम्मिलित किन्हीं 4 देशों के नाम लिखिए। तो यही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कि जो निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता था? कौन सा देश नहीं माना जाता? तो कौन सा था?
तो वो आएगा हमारे चीन। कौन सा? चीन आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नहीं माना जाए, तो उसमें आंसर क्या है? चीन। और इसमें कौन कौन से है? तो पाकिस्तान, मालदीव, भूटान, जो हमारे दक्षिण में स्थित है वो देश क्या है इसमें शामिल है, जो दक्षिण एशिया के अंग माने जाते हैं। पाकिस्तान, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, ये क्या है? ये दक्षिण एशिया के अंग है। तो इसका आंसर क्या होता है हमारे दक्षिण एशिया पद में सम्मिलित किन्हीं 4 देशों के नाम? तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हो गए ना। ये सारे क्या है? दक्षिण एशिया में शामिल देश हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये भी मैंने आपको करवाया था। देखो कब हुई थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की 24 अक्टूबर को क्या हुई थी, यानी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यानी क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी तथा इसका चार्टर भी इसी दिन लागू हुआ था। तो हम हर वर्ष क्या मनाते हैं? 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस मनाते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो इसमें यही क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 24 अक्टूबर को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। यह अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव अधिकारों को सामान्यतः कितनी कोटियों में विभाजित किया गया है? ये भी मैंने आपको बताया था कि मानव अधिकारों को यानी उस कितनी कोटियों में रखा गया? 3 कोटियों में। क्या क्या थी? क्या क्या कोटियाँ थी? मतलब 3 कोटियाँ तो क्या थी? ये देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की कितनी और कौन सी कोटियाँ निर्धारित की? तो कितनी थी? 3 कोटियाँ निर्धारित की थी। कौन कौन सी थी? राजनीतिक अधिकारों की, आर्थिक और सामाजिक अधिकार थे उसमें, तीसरी थी मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की। तो ये 3 कोटियाँ थी जो मैंने आपको बताई थी मानव अधिकारों की, और कौन कौन सी है ये भी बताई थी। और यही क्वेश्चन आपको आया है इसके अंदर, जो अति लघुत्रात्मक में 4th क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि पृथ्वी सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया? पृथ्वी सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया? तो किन्होंने भाग लिया पृथ्वी सम्मेलन में? देखो, पृथ्वी सम्मेलन में भाग, ये भी क्वेश्चन कराया था कि इसमें आपको बड़ा क्वेश्चन ही करवाया था। क्या था कि जून 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में बुलाया था। क्या? एक सम्मेलन बुलाया था रियो डी जेनेरो में, जिसमें कितने देश? 170 देशों ने, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्या लिया? भाग लिया। इसे किस नाम से? पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या था कि पृथ्वी सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया? किन्होंने? 170 देशों ने भाग लिया, और हजारों स्वयंसेवी संगठनों ने और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्या लिया था? इसमें भाग लिया था। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था। क्या था कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? कि वैश्वीकरण एक अवधारणा के रूप में प्रवाह है। क्या? एक अवधारणा है वो, जिसमें विश्व के एक हिस्से के विचार, वस्तु, पूंजी व व्यापार विश्व के दूसरे हिस्से में संचार के माध्यम से पहुंचाना ही क्या है? वैश्वीकरण है। ये करवाया था कि वैश्वीकरण जो है वो यानी जो विश्व का हिस्से है, विश्व के हिस्से, उसमें क्या है? अपने विचार, वस्तु, पूंजी, व्यापार, इनको क्या करना? विश्व के दूसरे हिस्से में संचार करने का माध्यम क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये था कि वैश्वीकरण के लिए कौन से कारक उत्तरदायी और कोई 2 कारक लिखिए। ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था। क्या है? ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, सन 2000 में भारत में कौन कौन से 3 नए राज्य बने? लिखिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। क्या था इसमें? ये देखो, ये क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट, ये देखो कि वर्ष 2000 में कौन से 3 राज्य बने? तो मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ अलग होके बनाता है, यानी छत्तीसगढ़ बनाता मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड बनाता उत्तर प्रदेश से, झारखंड बनाता बिहार से। और इन राज्यों का निर्माण कब हुआ था? सन 2000 में हुआ था। तो ये 3 राज्य बने थे नए, जो किस किस से अलग होके बने थे? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड। ये क्वेश्चन भी आपको करवाया था। ठीक है। अब अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा
1957 में केरल में किस दल की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी? तो ये भी आपको करवाया था कि ये क्वेश्चन क्या था, ये करवाया था कि पहले 3 आम चुनाव में, मतलब ये देखो इसमें क्या है कि 1957 और 1962 के चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव में क्या किया, अपनी स्थिति बरकरार रखी और लोकसभा के लगभग 3/4 सीटें क्या की, जीती। अगला फिर इसमें था कि कांग्रेस की इस भारी जीत का एक बड़ा कारण भारत की चुनाव प्रणाली था और उदाहरण यानी इस कम्युनिस्ट पार्टी। और इसमें क्या हुआ था कि इस चुनाव में जो ये 1957 का चुनाव हुआ था, इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या हुई थी, जो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है CPI, इसमें 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1957 में केरल में किस दल की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी थी और वो सर्वप्रथम बनी थी, कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी CPI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला समझौता कब व किनके मध्य हुआ? कब हुआ था, ये भी करवाया था आपको कि शिमला समझौता कब, ये देखो शिमला समझौता कब हुआ था, 3 जुलाई 1972 को हुआ था। और भारत की ओर से प्रधानमंत्री कौन थे, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान की ओर से जो प्रधानमंत्री थे वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। के बीच में क्या हुआ था, ये समझौता हुआ था। तो आप देख लो कि कितने सारे क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल मैच हो रहे हैं हमारी मैराथन क्लास से। और देख इसमें कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल एकदम मिल रहे हैं हमारी मैराथन क्लास से, ये देखिए। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वो है लघुत्रात्मक क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसमें है सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 परिणाम। तो सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम थे, तो वो है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि इसके विघटन के कारण सोवियत संघ प्रणाली क्या है और सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या थे। सोवियत संघ के विघटन के देखो, शीत युद्ध का समाप्त होना, क्या हो गया था, 2 बड़ी महाशक्तियाँ थी यानी 2 महाशक्तियों के बीच युद्ध हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हो गया और शीत युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। कौन कौन सी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ तो बची कौन सी, अमेरिका। तो क्या हुआ, एक शीत युद्ध यानी विश्व में एक महाशक्ति क्या हो गई, बनकर रह गई, जो कौन सी थी, अमेरिका। ये देखो दूसरा परिणाम तो अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया, क्या हो गया, एकमात्र महाशक्ति बन गया। तीसरा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रभावशाली होने लगी थी। सोवियत संघ 15 देशों में विभाजित हो गया था और विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को शक्तिशाली संस्थाएं हो गई थी। ये सभी क्या थे, इसके परिणाम थे जो मैंने आपको कराए थे। इसके साथ साथ ही मैंने कारण भी बताए थे और सोवियत प्रणाली क्या है इसके बारे में भी बताया था। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है वैश्वीकरण के कारण वस्तुओं और पूंजी की तुलना में लोगों का प्रवाह कम हुआ, इसके 2 कारण बताइए। तो इसका ये भी मैंने आपको करवाया था। ये क्या है कि वैश्वीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें कारण यही थे, क्या थे कि वैश्वीकरण, एक मिनट रुकिएगा, कि वैश्वीकरण के प्रसार का मुख्य कारण उन्नति प्रौद्योगिकियों को माना जाता है। वर्तमान विश्व में टेलीग्राम, माइक्रोचिप, इंटरनेट, छपाई ने संचार क्रांति में क्या की है, बढ़ोतरी की है। इन संचार के साधनों से विश्व के विभिन्न देश नागरिक एक दूसरे के क्या है, करीब आए और अपना जुड़ाव कायम किया है। मतलब जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है कि पूंजी की तुलना में लोगों का प्रभाव कम हुआ है, तो क्या हुआ है, लोगों का प्रभाव क्या हुआ है, यहाँ पे प्रभाव कम ही हुआ है। क्योंकि क्या हुआ है, इनकी जगह टेलीग्राम में ले ली। अगर हमें कोई बात पहुँचानी थी तो खत के जरिए हम पहले क्या करते थे, खत के जरिए पहुँचाते थे लोगों तक, तो उसमें जानने में समय लगता था, बताने में। तो अब इसमें क्या हो गया, डायरेक्ट फ़ोन, टेलीग्राफ जो भी है, और फ़ोन, स्मार्टफोन है, उससे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फ़ोन मिलाते हैं और कहीं पे बैठ के कहीं से किसी से बातें कर लेते हैं। यानी क्या हुआ है, जो हमारी यहाँ पे पूंजी है यानी वस्तु पूंजी, इसकी तुलना में क्या हुआ, लोगों का प्रवाह कम हुआ है, यानी इनकी क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है और लोगों का प्रवाह कम हो रहा है। जैसे नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट जो है इसमें आ जाएगा विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। क्या हुआ है कि पारस्परिक जुड़ाव बढ़ा है। वर्तमान विश्व में सभी नागरिकों के मध्य एक पारस्परिक जुड़ाव बना हुआ है, जिसे अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने दूसरे लोगों को से जुड़ा महसूस करता है। क्या करता है कि वो दूर रहकर भी एक दूसरे से को क्या करता है, जुड़ा महसूस करता है। यहाँ वजह है कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे सुनामी, भूकंप, बाढ़, अनेक महामारियाँ किसी एक देश को प्रभावित नहीं करती, बल्कि इससे अनेक देश प्रभावित होते हैं। इसी आपसी जुड़ाव ने वैश्वीकरण की बढ़ोतरी में योगदान दिया। कि ये जो
आपदाएं वगैरह आती है, जैसे सुनामी, भूकंप, बाढ़, महामारियाँ, तो इसमें क्या होता है, एक देश प्रभावित नहीं होता, इसमें अनेक देश, जैसे अभी कोरोना आया था तो उसमें एक देश थोड़ी प्रभावित हुआ था, उसमें कई देश प्रभावित हुए थे। तो इसी में क्या हुआ है, इसी आपसी जुड़ाव ने वैश्वीकरण की बढ़ोतरी में योगदान दिया है। क्या किया, योगदान। तीसरा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसने दिया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने, कि वो अनेक यानी एक देश से दूसरे देशों में क्या कर लेती है, कंपनियां स्थापित कर देती हैं। और अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के अनेक देशों में कार्यरत है, जिसमें संपूर्ण विश्व आपस में क्या हुआ है, जुड़ गया है, यानी व्यापार क्या हुआ है, बढ़ गया है, जिसमें लोगों का प्रवाह तो कम हुआ मगर क्या हुआ, वस्तु और पूंजी का क्या हुआ, प्रवाह बढ़ा है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 कारण बताए थे, आपसे पूछे 2 थे, तो जिन्होंने ये क्लास ली उनका ये क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के आपके 2 में से 2 क्या है, पक्के नंबर है, यानी आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, वो क्वेश्चन है कि हैदराबाद के भारत में विलय में कौन सी समस्याएं आई, संक्षेप में विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको करवाया था। क्या था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में था हैदराबाद के विलय के बारे में। इसमें मैंने आपको देखो कितना बड़ा क्वेश्चन करवाया था। क्या है इसमें कि देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ ये देखिए, इसमें क्या है कि हैदराबाद क्या थी, बहुत बड़ी रियासत थी, यह चारों तरफ से क्या थी, भारतीय क्षेत्रों से घिरी हुई थी। आज़ादी के समय यहाँ का शासक कौन था, कासिम रिजवी था, जिसे निजाम कहा जाता था। यह उस समय के विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में से क्या था, कि वहाँ के शासक को निजाम कहते थे। ये मैंने कहा था कि हैदराबाद के शासक को निजाम कहते थे, और वहाँ का जो शासक था वो उस समय था कासिम रिजवी, और ये अमीर व्यक्तियों में से गिना जाता था। और ये क्या चाहता था, ये स्वतंत्र रहना चाहता था। और नवंबर 1947 में निजाम ने क्या किया, भारत सरकार के साथ एक वर्षीय समझौता किया था। लेकिन इस दौरान हैदराबाद को भारत में मिलाने के, यानी भारतीय नेताओं ने क्या किए, हैदराबाद को भारत में मिलाने के प्रयास करते रहे, मतलब वो। फिर उसके बाद में हैदराबाद जो शासक था हैदराबाद का निजाम, उसने क्या किया, दमनकारी और अत्याचारी शासन से दुखी था तथा भारत में मिलने की पक्षधर, यानी उसमें यानी जो जनता थी वो तो भारत में मिलना चाहती थी, मगर जो शासक था वो भारत में नहीं मिलना चाहता था। तो उसने क्या किया, इससे तंग आकर उसने एक अत्याचारी शासन के विद्रोह कर दिया, यानी जो जनता थी वहाँ उन्होंने विद्रोह किया था। इसके बाद में जो शासक था वहाँ का, उसने क्या किया था, अर्धसैनिक बल तैनात किया था उसे, जिसे रजाकार कहा जाता था। और उसके बाद ये क्या थे, ये सांप्रदायिक अत्याचारी थे, और गैर मुस्लिम आबादी को क्या मानते थे, अपना शिकार मानते थे। कौन मानते थे, रजाकार। और लूटपाट, बलात्कार, जिसे क्या कहते हैं, इन्होंने घिनौने कार्य किए। तो उसके बाद क्या हुआ था कि इन सबको देखकर भारत सरकार ने 1948 में निजाम के खिलाफ क्या किया था, ऑपरेशन पोलो नामक सैन्य अभियान जो के माध्यम से भारतीय सैनिकों ने निजाम की सेना कुछ ही दिनों में क्या कर लिया, उस पर काबू पा लिया था, और निजाम ने क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस प्रकार क्या हुआ था, हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया। तो कि क्या क्या समस्या आई थी, कि वहाँ की जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था हैदराबाद की ने। उसके बाद जो वहाँ का शासक था उसने वहाँ पे रजाकार यानी अर्धसैनिक बल तैनात कर दिया था। उन्होंने काफ़ी सारे अत्याचार किए, सांप्रदायिक हिंसा की, और अपना शिकार किसे माना था, मुस्लिम आबादी को, गैर मुस्लिम आबादी को लूटपाट की, बलात्कार किए, यानी क्या क्या ये समस्याएं क्या आई देखने को सामने। उसके बाद में भारत सरकार ने क्या कर दिया, ऑपरेशन पोलो क्या कर दिया, सैन्य अभियान भेजकर उसको काबू कर लिया सेना को, और बाद में उसने क्या कर दिया, निजाम ने समर्पण कर दिया और हैदराबाद का विलय हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखा हमने अपनी यानी महामैराथन क्लास में। अगले जो क्वेश्चन है वो हैं, भारत व चीन के मध्य 1962 में हुए युद्ध के कोई 2 कारण बताइए। कौन कौन से कारण थे, तो ये भी आपको करवाया था। तो कौन से थे वो, इसमें देखो कि तिब्बती विवाद क्या है, तिब्बती विवाद और सीमा विवाद क्या थे, इसके 2 कारण थे 1962 के युद्ध के। देख लो कि तिब्बत विवाद 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, और 1959 में तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने क्या कर ली, भारत में शरण ली, जिससे चीन नाराज हो गया। यानी जो पंचशील समझौता हुआ था वो क्या था, कि एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो 1950 में चीन ने क्या किया, तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तो 1959 में जो तिब्बत के धार्मिक नेता थे दलाई लामा, उन्होंने क्या कि भारत से शरण ले ली। तो जिससे क्या हो गया, चीन नाराज हो गया था। उसने क्या कहा
उनका जो समझौता था कि अंदरूनी मामले में, तो उसने क्या समझा तिब्बत ने कि भारत ने क्या किया इसके साथ में, अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी की है। दूसरा था सीमा विवाद। क्या था कि चीन ने अक्साई चीन, लद्दाख और नेफा वर्तमान अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, पर क्या किया था, अपना दावा किया हुआ था। मतलब दो चीज़ थी कि तिब्बत विवाद और सीमा विवाद, जिनको लेकर 1962 में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन वो है क्या है, दल बदल से आप क्या संक्षेप समझते हैं, यानी आप और संक्षेप में लिखिए। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था कि दल बदल क्या है और इसके बारे में आप क्या समझते। क्या था कि कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता हो और उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे दल में चला जाए तो उसे क्या कहा जाता है, दल बदल कहा जाता है। यानी कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि, कोई व्यक्ति है, वो जीत जाता है, वो निर्वाचन हो यानी क्या चुनाव जीत जाता है, उसके बाद में वो अपना क्या बदल लेता है, अपने स्वार्थ के लिए किसी अन्य कारण से पार्टी बदल लेता है या पार्टी छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है, उससे क्या कहा जाता है, दल बदल कहा जाता है। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे जो गठबंधन की राजनीति, उसमें क्या हुआ था कि जो आयाराम गयाराम जुमला था, यानी कि क्या हुआ था, हरियाणा के विधायक थे, क्या नाम था उनका, गयालाल। उन्होंने क्या किया, 15 दिन के भीतर 3 बार अपनी क्या की थी, पार्टी बदली थी। और इसी घटना से भारतीय राजनीति में दल बदल के लिए आयाराम गयाराम का जुमला मशहूर हुआ कि उन्होंने क्या किया कि 15 दिन के अंदर 3 बार पार्टी बदली थी, तो क्या था, दल बदल था। तो यही क्या थे इसमें, यानी एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया मैंने। और बाकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी कि कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे दल में चला जाए तो उसे क्या कहा जाता है, दल बदल कहा जाता है। देख लो, ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे हो चुका है और ये सारे हमारे क्वेश्चन से मैराथन क्लास से देखने को मिले। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, आप इसमें ये 14 में ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने नहीं बताया था आपको, और जो ये अथवा वाला क्वेश्चन है ये मैंने आपको करवाया था। तो वो कौन सा था, देखते क्या था वो क्वेश्चन। तो ये देखिए क्या है कि आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण संगठन है, कथन में पक्ष में तर्क दीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चन था कि आपके मतानुसार विजन दस्तावेज 2020 से अभी आसियान के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहिर्मुखी भूमिका हो गई है, आपके मत की विवेचना कीजिए। तो यही है कि पक्ष में कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना हो रहा है। तो इसमें क्या है, आसियान तेजी से बढ़ता हुआ यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो यही क्वेश्चन है कि देखिए इसमें क्या है कि आसियान की प्रासंगिकता या महत्व को निम्न रूप से, तो क्या क्या है कि आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। दूसरा, आसियान टकराव की जगह बातचीत व परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने की नीति पर बल देता है, यानी युद्ध ना करके बातचीत करके यानी जो बातचीत करके टकराव को सुलझाना। तीसरा, पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। क्या हो रहा है, आसियान की वजह से जो पूर्वी एशियाई सहयोग पर क्या हुआ, 1999 से वार्षिक बैठकें आयोजित की जाती रही है। अगला था कि आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति ने चीन और भारत के साथ व्यापार निवेश के मामले में अपनी प्रासंगिकता को क्या किया है, स्पष्ट किया है। और यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय मंच है जो एशियाई देशों तथा विश्व शक्तियों को राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय यानी समुदाय में बहिर्मुखी भूमिका निभाता है, उसके कारण थे। यानी अपने अपने मत की विवेचना की थी 2020 आसियान के तहत, विज़न के तहत। तो ये क्वेश्चन भी हमारे क्या इसी महामैराथन क्लास से आया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है कि नियोजन में केरल मॉडल का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन था वो था, योजना आयोग को कार्य करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। और ये क्या था, नियोजन में केरल मॉडल का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। जो ये देखा हमने, तो इसमें केरल मॉडल का अभिप्राय तो क्या था, देखो केरल मॉडल में क्या था, विकेंद्रीकृत नियोजन, मतलब केरल में विकास के लिए केंद्रीकृत की जगह क्या चुना गया, विकेंद्रीकृत नियोजन चुना गया था, का रास्ता चुना गया। इसमें क्या था, भारी उद्योगों की बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर क्या दिया गया, जोर दिया गया था। किस पे, शिक्षा के बजाय, भारी उद्योगों के बजाय किस पे जोर दिया गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, खाद्य वितरण। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था कि इन चित्र में आप देख रहे हो शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, ये जो भी
यानी खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन, इन पर क्या दिया गया था, जोर दिया गया था। और इसी कारण क्या है कि कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद केरल में 100% साक्षरता और उच्च आयु प्रत्याशा और कम शिशु मातृ मृत्यु दर जैसे शानदार परिणाम मिले। मतलब क्या है कि जो सर्वप्रथम जो देश यानी जो सर्वप्रथम राज्य आता है भारत का, यानी शिक्षा में, साक्षरता में और आयु यानी स्वास्थ्य में, तो वो कौन सा आता है, वो आता है केरल। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और यही क्वेश्चन क्या है इसमें आया हुआ है, वो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी 3 नंबर का आपका क्वेश्चन। अगला जो योजना आयोग था उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया था, कार्य स्थापना अध्यक्ष नीति आयोग, जिसका नाम बदला गया। इसमें क्या क्या बताया था कि इसकी स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक सीधे साधे प्रस्ताव द्वारा की गई थी और ये संविधान में उल्लेखित नहीं, यानी गैर संवैधानिक निकाय था। इसके अध्यक्ष भी बताए थे कि इसके अध्यक्ष कौन होते, प्रधानमंत्री होते। इसका कार्य ये क्या था, ये एक सलाहकार संस्था थी जो देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करती थी। और इसमें नीति आयोग भी था, यानी क्या इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया, इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, जिसका पूरा नाम क्या था, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था की स्थापना की गई। ये देखो आपको मैंने ये क्वेश्चन भी बता दिया, ये क्वेश्चन भी इसी मैराथन क्लास से आएगी, केरल मॉडल और योजना आयोग। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, गोवा की मुक्ति एवं भारत में राज्य बनने के घटनाक्रम की विवेचना कीजिए। तो इसमें हमारे कौन सा क्वेश्चन आया, ये गोवा वाला मैंने करवाया था आपको, और ये जो क्षेत्रीय आकांक्षा वाला है कि भारत में क्षेत्रीय आकांक्षा विविध रूपों में उभरती है तो इसके सबक राजनीति में, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया था। पर फिर भी इसमें से एक क्वेश्चन अथवा में आपका क्या आ गया, एक क्वेश्चन आया है जो हमारी मैराथन क्लास है, कौन सा है, गोवा की मुक्ति वाला। क्या था, मैंने करवाया था आपको, क्या था कि गोवा 1947 के बाद भी गोवा, दमन और द्वीप पुर्तगाल के अधीन रहे। मतलब क्या, 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, मगर जो गोवा है वो दमन द्वीप यानी पुर्तगाल के क्या रहा था, अधीन रहा था। और दिसंबर 1961 में भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विजय। उसके तहत सेना भेजकर गोवा को क्या कराया था, मुक्त कराया था। और 1987 में गोवा भारत का क्या बन गया, पूर्ण राज्य बन गया। तो क्या हुआ था, गोवा का स्तर क्या हुआ था, भारत में विलय हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी करवा दिया, यानी ये इसी क्लास से है, महामैराथन क्लास से जो हमने करवाई थी। अगला क्वेश्चन है 1974 में हुए निम्न आंदोलनों की विवेचना कीजिए। तो इसमें ये क्वेश्चन भी आपको करवाया गया था और आपके यहाँ से 4 नंबर पक्के होते हैं जिन्होंने हमारी महामैराथन क्लास देखी है। बस लिखने का तरीका आपका होना चाहिए कि आप किस तरीके से उसको लिखते हो, पर जो क्वेश्चन आए वो इसी मैराथन क्लास से आए। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, गुजरात आंदोलन, बिहार आंदोलन 1974। ये देखो गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन क्या था, गुजरात आंदोलन जनवरी 1974, खाद्य तेल की कीमत में वृद्धि और भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन किया था। इसके कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा और मोरारजी देसाई के दबाव में जून 1975 में हुए चुनावों में कांग्रेस क्या गई, हार गई। 1975 में हुए नए चुनाव में क्या हुई थी, कांग्रेस हार गई थी, क्योंकि क्या हुआ था, आपातकाल लगाया था। इस वजह से क्या हुआ था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। इस वजह से क्या हुई थी, चुनाव हार गई थी कांग्रेस। और मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई के दबाव में, यानी मोरारजी देसाई क्या हुए थे, उसमें प्रधानमंत्री बने थे। और जो बिहार आंदोलन है उसमें क्या हुआ कि मार्च 1974 में हुआ था। ये महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन छेड़ा और जयप्रकाश नारायण जेपी को उसका नेतृत्व सौंपा गया। यानी जो भ्रष्टाचार हो रहा था, गुजरात आंदोलन मतलब खाद्यान्न की कमी हुई थी। और बिहार में जो महंगाई भ्रष्टाचार, तो उसके खिलाफ छात्रों ने क्या किया, आंदोलन किया, जिसमें नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। और उन्होंने क्या कहा था कि ये क्रांति यानी ये जो बिहार आंदोलन और गुजरात आंदोलन है वो यहाँ तक ही सीमित नहीं रहेगा, क्या होगा, पूरे भारत देश में फैलेगा। और इन्होंने कहा था कि जेपी ने क्या कहा था, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का क्या किया, इन्होंने आह्वान किया था ताकि देश में सच्चे लोकतंत्र की क्या स्थापना हो। और उन्होंने बिहार की कांग्रेस सरकार से क्या की थी, इस्तीफे की मांग की थी। किससे की थी, कांग्रेस सरकार से इस्तीफे की मांग भी की थी। ये क्वेश्चन देखने को मिला। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन
वो है आपातकाल के बाद की राजनीति के निम्न बिंदुओं की विवेचना कीजिए। यानी लोकसभा चुनाव 1977 और जनता पार्टी की सरकार का गठन। तो ये क्वेश्चन भी हमने देखा कि क्या था इसमें। ये देखो, ये क्वेश्चन भी इसी मैराथन क्लास से आया जो मैंने करवाई थी पॉलिटिकल साइंस की। क्या था कि 1977 का लोकसभा चुनाव और जनता पार्टी, क्या था, लोकसभा चुनाव हुआ था 1977 में और जनता पार्टी विजयी बनी थी ना। तो क्या हुआ था, तो 18 महीने के बाद 1977 में चुनाव की घोषणा हुई और विपक्षी दलों ने एकजुट होकर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में क्या बनाई थी, जनता पार्टी का निर्माण किया था, जनता पार्टी बनाई थी। और विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर क्या किया, चुनाव लड़ा था। और आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस क्या हुई थी, बुरी तरह हार गई थी। उसे मात्र 154 सीटें मिली और जनता पार्टी को कितनी मिली थी, 330 सीटें। इसमें मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी क्या बने थे, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। और गुटबाजी और कलह के कारण जनता पार्टी की सरकार केवल 28 महीने ही चली। उसके बाद चरण सिंह की सरकार भी क्या हुई, 4 महीने ही टिक सकी, फिर वापस क्या हुई, कांग्रेस की सरकार आई थी। तो ये क्या था हमारा 1977 का लोकसभा चुनाव था और जनता पार्टी की सरकार, इसके बारे में देखा। अगला है 1989 के बाद महत्वपूर्ण मसलों व अधिकतर दलों के बीच व्यापक सहमति। इस कथन के आधार पर व्यापक सहमति के 4 बिंदु स्पष्ट किए। आपको तीनों क्वेश्चन जो निबंधात्मक, तीनों हमारी महामैराथन क्लास से हैं, इसका मतलब आपके 12 नंबर तो ऐसे के ऐसे आ रहे हैं आपके निबंधात्मक क्वेश्चंस के, आप देख रहे होंगे। अब देखिए आगे इसका आंसर बताती हूँ कि जो 1989 के बाद महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच व्यापक सहमति, इस कथन के आधार पर व्यापक सहमति के 4 बिंदु स्पष्ट कीजिए। तो कौन कौन से बिंदु थे वो देखिए, क्या क्या थे कि राजनीतिक दलों में एक नई सहमति का उदय। तो सहमति थी, 4 बातें थी, तो कौन कौन सी थी देखो, इसमें थी कि गठबंधन के दौर में कड़े मुकाबले के बावजूद मुख्य राजनीतिक दलों के बीच 4 बातों पर सहमति। कौन कौन सी थी, पहली थी नई आर्थिक नीति पर सहमति। क्या, नई आर्थिक नीति पर सहमति की। अधिकतर दलों का मानना है कि नई आर्थिक नीतियों से देश क्या होगा, समृद्ध होगा। दूसरी थी पिछड़ी जातियों के दावों की स्वीकृति की, सभी दल शिक्षा और रोजगार में पिछड़ी जातियों के आरक्षण और सत्ता में उनकी क्या करें, हिस्सेदारी के पक्ष में हैं। तीसरी थी प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति, जिसमें था राष्ट्रीय राजनीति और केंद्र सरकार में क्षेत्रीय दलों की अहमियत और साझेदारी को क्या किया गया, स्वीकारा गया। चौथी थी कार्यसिद्धि और गठबंधन पर जोर, जिसमें क्या था, पार्टियां अब विचारधारा के अंतर को भूलकर सत्ता में हिस्सेदारी और कार्यसिद्धि के लिए राजनीतिक गठजोड़ कर रही थी। देखा, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला। इसमें अगला क्वेश्चन है 90 के दशक से गठबंधन की राजनीति की विवेचना कीजिए। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन भी करवाया था कि गठबंधन की राजनीति की विवेचना क्या था इसमें। ये देखो कि पहले तो इसके 5 कारण थे, क्या क्या थे, जो यानी कि वो राजीव गांधी की हत्या, कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त, अयोध्या और बाबरी मस्जिद विवाद, और जो मंडल मुद्दा, और नई आर्थिक शुरुआत हुई थी, मतलब नई आर्थिक नीति। तो वो सारे क्या थे, इसके 5 कारण थे। और अब ये जो इसमें गठबंधन की राजनीति का युग है, तो उसमें क्या हुआ था कि जो ये 1989 के चुनाव के बाद भारत सरकार में गठबंधन राजनीति के एक लंबे युग की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और 1989 से लेकर 2014 तक किसी भी एक पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। मतलब कैसे गठबंधन सरकार बनती आ रही। इसमें क्या था, इस दौर में राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, राजग, एनडीए, सपरंग, यूपीए जैसी गठबंधन सरकारें बनी, जिसमें क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। तो ये क्या है इसका आंसर, इसमें और अंदर तक था, मतलब कि क्या क्या कैसे सरकार थी, जो राजग सप्रसंग की थी, वो सारा क्या इसमें आ जाएगा। राजनीति की विवेचना है 90 के दशक में गठबंधन की राजनीतिक विवेचना, मतलब क्या हुआ था, कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त हुआ। तो कांग्रेस के प्रभुत्व के समाप्त होने के बाद क्या हुआ था, गठबंधन की राजनीति हुई थी। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी देख लिया हमने। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं कि जो हमारी मैराथन क्लास में आए। तो क्या आपने, जिन्होंने भी हमारी मैराथन क्लास ली थी, तो उसमें क्या आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए और आपकी परसेंटेज बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। तो आप जो है हमारी
आगे मैंने आपको पहले बताया कि जो हिस्ट्री और हिंदी साहित्य की क्लास है वो आने वाली है आगे, और उसके लिए महा मैराथन क्लास आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है। तो आप क्या उसको देखिए और अपने पेपर की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपने देखा कि जो हमने अभी जो पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश की जो क्लासेस बनाई उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। तो आगे भी आपको जो बनाई जाएगी क्लास वो मैटर बहुत ही मेहनत से और आपके लिए अच्छे से तैयार किया जा रहा है पढ़ पढ़ के, जिसमें आपको क्या बोर्ड में जो आने वाले क्वेश्चन है वो उसमें देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो आपको क्या करना है, हमारे मेरिट मंत्रा एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना है, उसको सब्सक्राइब करना है और उसको नोटिफिकेशन उसकी ऑन करनी, ताकि क्या सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। यानी उसको ऑल पे क्लिक करना है ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन यानी जो क्लासेस आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और दूसरा, आपको हमारे मेरिट मंत्रा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को क्या करना है, ज्वाइन करना है। और तीसरा, हमारे मेरिट मंत्रा एकेडमी के इंस्टाग्राम अकाउंट को क्या करना है, फॉलो करना है, जहाँ से आपको सारी जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। और आपको जो भी किसी चीज़ से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आपके जो भी क्वेश्चंस है उनका आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे। जो भी आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कमेंट करके हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। और आप आगे BSTC, CET, LDC या किसी भी अन्य एग्ज़ाम्स की भविष्य में तैयारी करना चाहते हो, अभी तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे मेरिट मंत्रा एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए। क्या करना है आपको, मेरिट मंत्रा एकेडमी के यूट्यूब चैनल को क्या करना है, ज्वाइन करना है। मंत्रा एकेडमी के यूट्यूब चैनल को क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो क्या करना है, मेरिट मंत्रा एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।